नमस्कार। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आज एक ऐसा मुद्दा बन चुका है कि जो कि सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों के लिए फायदेमंद है। आज सत्तारूढ़ पार्टी इसे देश के हित में बताती है और विपक्ष इसके देश को विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध बताती है। राजनीति करने वाले हमें हर समय लड़ाने के प्रयास में होती है और इसी लड़ाई से इनकी दुकान चल पाती है। ये कभी हमें जाति के नाम पे लड़ाएंगे, कभी धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, कभी पंथ के नाम पे लड़ाएंगे और इनकी दुकानें इसी चीज से चलती है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का एक ऐसा वादा है जिसे अपने मैनिफेस्टो में दिखाकर बीजेपी ने पूरे देश से वोट बटोरा था और आज इस वादे को पूरा करने के नाम पे हड़कंप मचा हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है कि पूरे देश में सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून। यह एक समाज के मामले से संबंधित कानून है जिसमें विवाह, तलाक, भरण पोषण और बच्चे गोद लेने के संदर्भ में बात की गई है। दूसरे शब्दों में अलग अलग पंथों, धर्मों और जातियों के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का मेन मोटो है। यह किसी एक निजी पंथ, धर्म और जाति के लिए नहीं है, ये सभी जाति, धर्म और पंथ पे अप्लाई होता है। यह एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट होगा जो कि धर्म, लिंग और जाति को साइड में रखते हुए सभी लोगों पे एक जैसे रूप से काम करेगा, जो कि आज तक सभी जाति और सभी धर्म, अब सभी लिंग के लिए अपना अपना कानून है। इसे हटाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक समान रूप से काम करेगा। जैसे मुसलमानों में मर्द 3-4 शादी आराम से कर सकते हैं, लेकिन यही कानून हिंदू के लिए, अगर एक पत्नी है तो दूसरी पत्नी को आप नहीं रख सकते। दूसरी पत्नी लाने से पहले आपको पहली पत्नी से तलाक लेना अति अनिवार्य होता है। यह कोड हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने में और मजबूती से साथ देगा। इसे समझने के लिए हमें न्यूट्रल होकर सोचना पड़ेगा। हमें पहले अपने धर्म, जाति और समुदाय को एक तरफ रख के इसके बारे में सोचने की जरूरत है। हमारे देश में ब्रिटिश राज के समय ही इस कानून के ऊपर बातचीत शुरू हो चुकी थी। व्यक्तिगत कानून मुख्य रूप से ब्रिटिश राज में ही मुसलमान और हिंदुओं के लिए बनाया गया था। अंग्रेजों को उस समय के सामुदायिक नेता से डर था कि अगर हम घरेलू क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं तो हमारा पूर्ण विरोध हो सकता है, जो कि हमारे अपने मोटो को हानि पहुंचा सकता है। उनका मेन मकसद ही था भारत को कैसे लूटा जाए और भारत को कैसे तोड़ा जाए। भारत को आजाद होते ही हिंदू कोड बिल पेश किया गया, जिसमें बौद्ध, हिंदू, जैन और सिख धर्म के लिए कुछ कानूनें थी, उसमें सुधार की गई, लेकिन इसमें ईसाई, यहूदी और मुसलमानों को छूट दी गई, जिसे हिंदू से अलग समुदाय के रूप में देखा गया। इसकी शुरुआत 1882 में हेस्टिंग योजना से ही हुई थी और इसका अंत शरीयत कानून पे जाके होता है। हालांकि ये कमजोर तब पड़ने लगा जब तथाकथित सेकुलर मुसलमान अपने शादी और तलाक के बिल को लागू कर दिए। 1993 के बाद इस कानून में महिला के विरुद्ध हो रहे कुछ अत्याचारों के लिए इसमें संशोधन भी की गई। इसी सब बदलाव को देखते हुए कुछ मुसलमान इसका विरोध करने लगे और कहने लगे ये मुस्लिम समुदाय का अंत का समय है। हालांकि इस कानून को लेकर हमारे संविधान में पहले से ही कुछ आर्टिकल दाखिल हैं जिसमें इसका जिक्र किया गया है। मुझे नहीं लगता कि उन आर्टिकल को इस वीडियो में कोट करने की जरूरत है। मेन मुद्दा तो ये है कि हमें पहले समझना होगा इस कानून से किसको मुनाफा है और किसको नुकसान है। फायदा तो सभी लोगों का है और खासकर उन मुस्लिम औरतों का है जिनके रहते हुए उनके पति 3-4 शादियां कर लेते हैं और साथ ही उनको हलाला जैसा कृत्य से भी गुजरना पड़ता है। हालांकि हमारे मुसलमान भाइयों को ये कानून समझने में थोड़े दिन भी लग सकते हैं और शुरुआती दिनों में वो इनके विरोध करते भी दिखे जाएंगे। ये मुद्दा इतना बड़ा भी नहीं है कि इस पे नेशनल लेवल पे राजनीति की जाए, क्योंकि इससे हमारे देश की बेटी बहन को ही ज्यादा से ज्यादा समानता का अधिकार मिलेगा। कुछ राजनीति पार्टी इसे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे संविधान को तोड़ने की बात करती है और उनका मेन मोटिव यही हो चुका है राजनीति का कि हम इस पे ही राजनीति करें। इनसे पूछ लो अगर कि हमारे देश में धर्म और जातियों के बीच में इतना दूरियां बनी हुई है, इसको कम करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, तो इनके पास कोई भी प्लान नहीं होता। बस इनको दो जाति और धर्म के बीच में लड़ाना है और इनका अपना फायदा उठाना है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, पर जो भी गलत करेगा मैं उसका विरोधी जरूर हूँ। मेरी आप लोगों से यही आशा है कि किसी पार्टी के कहने पे न ही उसके समर्थन में जाए, न ही उसके विरोध में जाए। पहले इस कानून को सही से समझे, उसके बाद ही अपना डिसीजन खुद ले।